जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 15, जो कि लास्ट प्रैक्टिस सेट है। यानी कि इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं, जो कि आपको पूरा सॉल्व करा दिया गया है। आज का हमारा लास्ट है। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपने इससे पहले वाले नहीं देखे हैं तो उसको भी देख कर आप सॉल्व कर सकते हैं। अपनी तैयारी को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। और इसके बाद से हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस सारे के प्रैक्टिस सेटअप कराए जाएंगे। ठीक, तो इसके बाद आपका कल से चालू हो जाएगा प्रैक्टिस सेट, यानी कि PYQ क्वेश्चन, जो भी हिंदी और GK के होंगे 75 क्वेश्चन। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, आप लोगों को पता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश के नहीं है। ठीक, ए है मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी या फिर ब्रज। तो आपका इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, जो मेवाती है वो आपका क्या है, वो आपकी कौन सी भाषा है, वो राजस्थानी भाषा है। ठीक, बाकी सब उत्तर प्रदेश की है, लेकिन ये नहीं है। उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है, मेवाती राजस्थानी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जो सा होते हैं, तीनों सा, यानी कि सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा और बड़ा सा और ये हा, ये तीनों क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। जब आप इसको बोलते हैं तो थोड़ा गर्म हवा बाहर निकलती है, जैसे सा, हा। ठीक, तो थोड़ा गर्म एहसास होता है ना, तो इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारिक रूप से आपकी बातें ठीक हो सकती हैं, रेखांकित भाग का शुद्ध रूप क्या है। तो व्यवहारिक कैसे लिखा जाता है उसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, व्यवहारिक आपका इस तरह लिखा जाता है। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द का संगत युग्म है, यानी कि कौन सा सही लिखा हुआ है, तत्सम तद्भव। तो देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, खरपट, खोपड़ी, सक्तु, सत्य, पर्यक, पलंग, घोटक, घड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। पर्यंक मतलब क्या होता है, पलंग होता है। ठीक, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, संगत है। ठीक, बाकी देखिए खोपड़ी का तत्सम क्या होता है, खरपर होता है, खरपट नहीं होता है। ठीक, और देखिए घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ा का क्या होता है, तत्सम घोटक होता है, घोड़ा। और ये लिखा हुआ है क्या, घड़ा लिखा हुआ है, घोटक का क्या हो जाएगा, घोटक हो जाता है। सॉरी कंफ्यूज हो गया थोड़ा। देखिए यहाँ पे जो घोटक लिखा हुआ है ये घड़ा नहीं होगा, यहाँ पे घोड़ा होगा। घोड़ा का क्या होता है, घोटक होता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, कुंदन का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है। तो कुंदन किसे कहा जाता है, कुंदन किसे कहा जाता है, सोना को कहा जाता है। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, हेम। ठीक, बाकी चल के आगे आगे देखिए, हर्ष का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, हर्ष का विलोम क्या होता है, हर्ष का विषाद हो जाएगा। ठीक, हर्ष का क्या हो जाता है, विषाद। अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, तो अंक मतलब क्या होता है, अंक मतलब संख्या के अंक होते हैं, नाटक के अंक होते हैं, गोद होता है, अध्याय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, अब बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग। ठीक, आग, अग्नि, अनिल, पावक, दहन। तो पहला तो बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि दोनों का मतलब आग होता है। अवलंब, अभिलंब, अंश, अंश, अपेक्षा, उपेक्षा। तो 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका लिखा हुआ है अभिलंब और अविलंब, इसका जो अर्थ लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक, पहला अवलंब का अर्थ होता है, पहले का क्या होता है, अधर होता है। ठीक, सॉरी, पहला अवलंब जो लिखा हुआ है अधर, ये गलत लिखा हुआ है। अधर नहीं होगा, क्या होता है, अवलंब मतलब सहारा होता है। ठीक, और दूसरे अविलंब का मतलब क्या होता है, विलोकित नहीं होता है। अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। ठीक, अवलंब मतलब सहारा, अविलंब मतलब शीघ्र। बाकी सब गलत सही लिखा हुआ है। आगे देखिए, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, तो उसे क्या बोलते हैं, जिसे कठिनाई से जीता सके वो होता है दुर्जय होता है। ठीक, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग बताइए। तो प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या होता है, प्रतिधनाशा, प्रत्याशा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे देखेंगे, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवयित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवयित्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, अगला, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए
जिसके जैसे और होते हैं उसे होता है जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो लड़का आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना हुआ है? तो सच्चरित्र आपका बना हुआ है चरित्र से। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरित्र। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा या फिर दुर्घटना? तो बुढ़ापा शब्द जो है पुल्लिंग है, बाकी सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक। आज मैं अपने मित्र के आने की कर रहा हूँ क्या? अभिलाषा, कामना, इच्छा, प्रतीक्षा? तो आपको राइट आंसर बताना है। 15 का क्या हो जाएगा? आज मैं अपने मित्र के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम बताना है। तो जो सो किसके लिए होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक। कौन सा होता है? जो, सो, जिसका, उसका, ये सब संबंधवाचक में जाते हैं। ठीक। प्रश्नवाचक में आपका प्रश्न पूछेगा कौन क्या। पुरुषवाचक में क्या होता है? पुरुषवाचक 3 प्रकार होते हैं, मैं, हम, तुम, आप, ये सब आ जाएगा। निजवाचक में स्वतः जब काम किया जाएगा, अपने आप, ये सब हो जाएगा। क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया विकारी है, अविकारी से है? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब कौन से शब्द हैं? ये आपके शब्द विकारी शब्द होते हैं। ठीक। कौन से होते हैं? विकारी। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो सुंदर हुआ, क्रूप हुआ, ये सब आपका क्या होता है? गुण होता है। ठीक। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? त्रिपुरारी का क्या हो जाएगा? त्रिपुधन अरि या त्रिपुराधन रारी, त्रिपुराधन री, त्रिपुराधन आर्य? कौन सा हो जाएगा? 19 का राइट आंसर आपको बताना है। तो त्रिपुरधर अरि हो जाएगा त्रिपुरारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिखा हुआ, त्रिपुरधन अरि। और कौन सा संधि? दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कर्मधारय समास कौन सा है? लड़का भूख से अधमरा हो गया, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, उठो दिया बत्ती का समय हो गया है। तो कर्मधारय समास कौन सा हो जाएगा? अधमरा हो गया था, सॉरी। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाता है अधमरा जो है, अधमरा का क्या होता है? आधा है जो मरा। कर्मधारय समास बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक। भला और बुरा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक। और क्या है? ऊंच नीच, ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। दिया और बाती, ये भी द्वंद्व समास आएगा। देखिए, जब संधि विच्छेद आप यानी कि इसका जब 2 भाग में कर रहे हैं और शब्द आए तो समझिए द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक। अगला देखिए, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं क्या? दाल में कुछ काला है, कंगाली में आटा गीला, काला अक्षर भैंस बराबर, एक पंथ दो काज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंगाली में आटा गीला, इसका बिल्कुल राइट आंसर बैठता है। ठीक। देखिए, और क्या लिखा हुआ है? दाल में कुछ काला का मतलब होता है किसी बात पर शक होना। एक पंथ दो काज मतलब एक कार्य करते समय दूसरा कार्य करना। ठीक। और काला अक्षर भैंस बराबर मतलब क्या होता है? अनपढ़ होना, पढ़ा लिखा ना होना। आगे, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम कौन सा होगा? ठीक। आनंद घर आया, तो देखिए क्या लिखा हुआ है? आनंद घर आया। तो ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ कॉमा, तो कॉमा लगेगा इसमें। कौन सा लगेगा? कॉमा लगेगा। कहाँ पर लगेगा? आनंद घर आया, उसके बाद कॉमा, फिर थोड़ी देर रुका और चला गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अल्प विराम जिसे बोलते हैं आप। ठीक। आगे, जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? जो सेवा करे वो मेवा पावे। ठीक। निषेधात्मक वाक्य है, निषेधात्मक में नहीं आता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। संकेतवाचक में, अब देखिए विधानवाचक या फिर संकेतवाचक। जो सेवा करे वो सो मेवा पावे, तो ये कह रहा है, संकेत बता रहा है कि जो सेवा करेगा वही मेवा पाएगा। ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही लिखा है, ये भी नहीं होगा। विधानवाचक में साधारण वाक्य होते हैं एकदम। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, सॉरी कौन सा रस है? तो देखिए, जैसा ही पढ़ने से समझ में आ रहा है कि कौन सा रस हो जाएगा। युद्ध की बातें हो रही हैं तो ये हो जाएगा वीर रस का उदाहरण। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। केवल मात्रिक छंद पहचानिए, तो मात्रिक छंद चलो बताना है आपको। चलिए बताइए कौन सा होता है? देखो, मात्रिक छंद होता है जिस छंदों में मात्राओं की संख्या के आधार पर पहचान की जाती है, तो उसे मात्रिक छंद बोलते हैं। तो कौन सा होता है? दोहा होता है, चौपाई होता है, रोला होता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जीव 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 बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। चलिए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधायमक, उत्प्रेक्षा, उपमा।
तो 26 का क्या हो जाएगा, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। देखिए इसमें कह रहा है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ठीक, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, तो इसमें विरोध हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए माटी की मूर्तें किसकी रचना है। तो माटी की मूर्ति किसकी है, महादेवी वर्मा, दिनकर, रामबृज बेनीपुरी या फिर आगे। तो ये माटी की मूर्ति आपकी किसकी है, रामबृज बेनीपुरी जी की है। और कौन सा है, गेहूं और गुलाब, जंजीर और दीवारें, पतियों के देश में शकुंतला, ये सब किसका है, रामबृज बेनीपुरी जी का है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की छाई परे श्याम हरि दुती होए, इस पंक्ति में कौन सा इस पंक्ति का रचनाकार कौन है। ठीक, तो आपको बताना है बिहारी लाल, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो 28 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहारी लाल हो जाएगा। ठीक, कौन हो जाएंगे, बिहारी लाल। बिहारी लाल की और कौन रचना है, बिहारी सतसई है, जो कि 719 दोहे में संकलित है। ठीक, ये मुक्तक काव्य इनका। और ये कौन है, रीति काल के प्रमुख कवि हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। तो परीक्षा गुरु लालाश्री निवासदी का जो है वो पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह किसकी रचना है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र जी हो जाएंगे। कौन, विद्यानिवास मिश्र जी हो जाएंगे। और कौन से इनके, तुम चंदन हम पानी, आंगन के पंछी और बंजारा मन, ये सब किसका है, विद्यानिवास मिश्र जी का। ठीक, अब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है, कर्म कारक का चिन्ह बताइए। तो कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, ठीक, कर्ता ने होता है तो कर्म को, कितना आसान पूछा गया आपसे। निम्न में भूतकाल का उदाहरण बताइए। भूतकाल का उदाहरण है कि जो बीत गया है। ठीक, तो राम घर गया था, यही से पता चल रहा है कि ये बीता हुआ कल है। अब आइए गद्यांश। गद्यांश थोड़ा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है। ठीक, तो देखिए आप पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। चलिए आप वीडियो को रोक कर इसको पढ़ सकते हैं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन की ओर। तो लिखा हुआ है, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ बताइए। ठीक, तो इसमें बताना है स्पृहणीय शब्द का अर्थ बताना है, तो हो जाएगा प्राप्त करने योग्य। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक ने मुख्य रूप से बताया है। तो क्या बताया है, तो उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ठीक, अगला देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य बताना है। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। अगला, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है आपका, सभी धर्मों का आदर, हर धर्म में हस्तक्षेप करना या धर्म की अवज्ञा, किसी भी धर्म को ना मानना। तो 36 का राइट आंसर आपका हो जाता है सभी धर्मों का आदर। अगला क्वेश्चन, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बचाना है 37 का। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें सभी जातियों, वर्गों तथा धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ठीक, ये हो गया 37 का 37 क्वेश्चन ए। अब पार्ट भी हमारा क्या चलता है, समान ज्ञान के क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है। अब बताना इसको, जो उल्लास ऐप इन्होंने लॉन्च किया उसका पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए पहला देखिए 38 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीएम प्रणाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। उद्योग, खेल, शिक्षा या फिर कृषि। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि से संबंधित है। किससे है, कृषि से है। अगला, हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया। 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर या फिर 26 नवंबर। तो 40 का आपका राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, 26 नवंबर। ठीक, क्या हो जाता है, 26 नवंबर। हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो अपूर्णा गुप्ता, गिरीश चंद्र मुर्मू, अनीस शाह, शाकुंतला भाया।
तो 41 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनीस शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनीस शाह हो जाएगा। और देखिए फिक्की का पूर्ण रूप क्या होता है, FICC और क्या होता है, आई होता है। इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक, ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, पूछ लेता है कभी कभी। आगे देखिए, ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5 एशिया कप का खिताब किसने जीता है। ठीक, चलिए देखते हैं किसने जीता है। आपका ऑप्शन देखते हैं, थाईलैंड, भारत, जापान या फिर नेपाल। तो इसका 42 का आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, आप क्या बताएंगे, भारत ने जीता है। किसने, भारत ने जीता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मिलान करना है आपको, चलिए मिलान करिए। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, रिंगिट, वह तो रुपया 1, ये मुद्रा का नाम लिखा है और ये उसके देश हैं। ठीक, तो रिंगिट कहाँ का होता है, तो रिंगिट होता है मलेशिया का। वहत कहाँ का होता है, क्या वहत जो होता है आपका कहाँ होता है, वहत होता है आपका थाईलैंड का होता है। ठीक, थाईलैंड का। रुपया क्या होता है, इंडोनेशिया का। वान दक्षिण कोरिया का होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर है, 4 3 4 3 1 2। ठीक, सही है। आगे, सांगकेन का एक पर्व है, कौन सा पर्व है, सांगकेन किसका पर्व है, जैनों, सिखों, बौद्धों या फिर ईसाइयों का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांगकेन बौद्धों का त्यौहार है। किसका है, बौद्धों का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लड़कियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है, मशक, चिमटा, चिक्कत, खड़ताल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो चिक्का है वो बना होता है। ठीक, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। हास्य दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 1869 में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। कौन से नहर के खुलने से, पनामा, सुएज, कील या फिर ओल्गा डॉन। तो 47 का आपका राइट आंसर बताना है, वो क्या हो जाएगा आपका, सुएज नहर के खुलने से। ठीक, सुएज नहर के खुलने से कम हो गया दूरी। अब आपसे ये भी पूछेगा, सुएज नहर किन दो देशों को जोड़ती है, तो भारत और यूरोप को जोड़ती है। ठीक, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो जो मैराथन आपका होता है वो कितने दूरी का होता है। ठीक, कितने किलोमीटर की दौड़ होती है उसमें। तो 48 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 का आपका राइट आंसर हो जाता है 42.195 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 42.195 किलोमीटर हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। CRPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो CRPF का फुल फॉर्म इसमें आपको पूछा है, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कहाँ पर लिखा हुआ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देखिए सेंट्रल, ये रेलवे है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों की दौड़ने की जरूरत होती है। तो वो दौड़ होती है आपका 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर। कितना होता है, 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपसे महिला के लिए पूछेगा तो 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर होता है। ठीक, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, चलिए देखते हैं किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर देखिए, गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया या फिर बस्ती। तो जो उत्तर प्रदेश का आपका कौन सा जिला है, महाराजगंज जो है वो नेपाल के साथ लगता है। ठीक, नेपाल के साथ लगता है। और कौन कौन सा लगता है, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, ये सब क्या है, नेपाल से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कब ये हुए थे, तो 2 फरवरी 1950 को संविधान के अनुसार इनको चुना गया था। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो बताना है, वो हुआ था 1960 ईस्वी में। कब हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था। आगे, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है, तो कालिंजर का किला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ पर है आपका, बांदा में है। कहाँ पर है, बांदा में स्थित है। ठीक, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है कालिंजर का किला।
जो कि बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण किला है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 11, 6, 9 या फिर 12। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी दर लागू नहीं की गई? तो जीएसटी में आपका होता है 5 होता है, 12 होता है, 18 होता है और 22 होता है। ठीक, तो 5 हो गया, 18 हो गया, सॉरी 22 नहीं 28 होता है यहाँ पे, और 12 हो गया, ये 22 नहीं होता है। ठीक, कौन सा नहीं होता है? 22 नहीं होता है, और 0% भी होता है। ठीक, आगे देखिए, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी को आर्थिक सुधार केंद्र में किस सरकार द्वारा लाया गया? तो आपको 57 का आपका आंसर बताना है किस सरकार द्वारा लाया गया था। तो वो था आपके पीवी नरसिम्हा सरकार। कौन था? पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी। ठीक, गंडक परियोजना निम्नलिखित में से, गंडक परियोजना निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को संयुक्त परियोजना है? तो 58 का आपको राइट आंसर बताना है, वो है आपका उत्तर प्रदेश तथा बिहार का। किसका है? उत्तर प्रदेश तथा बिहार का है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो एंडीज जो है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, कौन सा है? एंडीज, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक, और देखिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची अगर चोटी पूछेगा तो एकांग गोवा हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? एकांग गोवा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दक्षिणी बिंदु आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक, और आगे देखेंगे, और इसे क्या बोला जाता है? इसे क्या बोला जाता है? पिग मिलियन पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक, और क्या बोलता है? केप केमोरिन भी बोला जाता है इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब, सॉरी यहाँ पे जो होगा, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तब आप बोलेंगे केप केमोरिन, कन्याकुमारी। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक, चलिए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया था? चलिए बताइए कौन सा था। तो आपको आंसर बताना है, ये हो जाएगा आपका लखनऊ हवाई अड्डा, कानपुर हवाई अड्डा, या फिर, और देखिए इसका ऑप्शन कहाँ पर है, या फिर आपका हो जाएगा ये प्रयागराज हवाई अड्डा या फिर कुशीनगर हवाई अड्डा। ठीक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर हवाई अड्डा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का एक प्रसिद्ध शासक था? तो शुंग वंश का शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, पुष्यमित्र शुंग ने क्या होता है, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक, और इनके जो पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। आगे देखिए, राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या फिर औरंगजेब? तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक, इसने क्या कहा था? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किस गुरु ने किया था? तो वो थे आपके कौन से? गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ये कौन थे? सिख धर्म के जो थे 5वें गुरु थे। ठीक, पहले गुरु नानक देव थे, ये 5वें थे, और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। अभिनव भारत गुप्त संस्था का गठन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने किया था? तो अभिनव भारत किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने किया था। किसने? बी.डी. सावरकर ने किया था। कब किया था? 1904 ईस्वी में, महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को इनके काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आपका क्या हुआ था, इसमें आपको बताना है पूना पैक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर माउंट बेटन योजना। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपका हुआ था, क्या होता, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले आएगा आपका दूसरा नंबर। अब देखिए उसके बाद
जलियांवाला बाग हो गया। उसके बाद आया था आपका पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में। तो 2 के बाद आएगा आपका 1, ये भी है, ये भी है, ठीक। ये हो गया 1919, ये 1932 पूना पैक्ट अब आया था। और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था आपका? 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था। माउंटबेटन योजना कब आया था? 1947 में, यहाँ पे लिख देते हैं 1947 में। तो देखिए सबसे पहले आएगा 2, 1919 के बाद 1932, 1, फिर 42, यानी कि 2, 1, 3, 4। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब आपको बताना है फिर से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पंचायत भाग 9 सही है, नगरपालिका भाग 9 का क सही है, सहकारी समितियां भाग 9 का ख सही है, अधिकरण भाग 10 ये गलत लिखा हुआ, ठीक। अधिकरण भाग 10 नहीं, अधिकरण होगा भाग 14 का काम है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होता है? तो वो होता है आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। अगला देखेंगे। चलिए देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा उनके नियंत्रण में से संबंधित प्रावधान है? तो कौन सा है वो? आपका 5वीं है। कौन सा है? 5वीं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है? तो राज्यसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। कौन सा? अनुच्छेद 80 में है, ठीक। और अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन हो गया। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन होता है, ठीक। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? धमनियाँ कहा जाता है, ठीक। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पोलियो रोग किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो पोलियो किसके होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, फिर विषाणु। तो पोलियो होता है आपका विषाणु के कारण, ठीक। पोलियो जो है आपका विषाणु जनित रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। और अगर पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था जोनास साल्क ने किया था। किसने? जोनास साल्क ने किया था। ये भी पूछ लेता है आपका कभी कभी। और कौन कौन से होते हैं विषाणु जनित जो रोग है आपका? HIV होता है, एड्स होता है, चेचक होता है, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा होता है, मीजल्स, ये सब होते हैं विषाणु जनित रोग। आगे देखेंगे। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है? जिस पर जलने लगता है तो होता है आपका ज्वलन ताप होता है, ठीक। क्या होता है? ज्वलन ताप होता है, ठीक। और वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलने लगता है तो गलनांक कहलाता है, ठीक। ये हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं थोड़ा आगे से। बल के आयाम हैं, तो बल का आयाम क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक। यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, ml पावर -3, फिर t पावर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद है b है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हम बता देते हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ml t पावर -2। ये आपका साफ साफ दिख रहा है, ठीक। क्या हो जाएगा? ml t पावर -2 हो जाएगा। चलिए तो आज के जो थे 75 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो गए। अब आपको बताना है कि आपने 75 में से कितने सॉल्व किए हैं, ठीक। कितने सॉल्व किए हैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक। तो प्रैक्टिस सेट यानी कि आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चैनल से जुड़ जाइए और कल से स्टार्ट हो जाइए पढ़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।